लोकसभा चुनाव 2024 की डेट अनाउंस होने में तकरीबन 10 से 15 दिन बाकी है, कुछ टेंटेटिवली ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इससे पहले मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। कहा यह शुरू से जा रहा था कि 2024 से पहले ये इम्प्लीमेंट होगा। बात CAA की कर रही हूँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसे लागू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि चुनावों से पहले मोदी सरकार इसे लागू करने का ऐलान कर देगी। लेकिन आपको बता दूं, आज यानी सोमवार को मोदी सरकार, गृह मंत्रालय ने खास तौर पर बता दूं कि ये फैसला लिया है, ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है, नोटिफिकेशन जारी की है कि अब भारत में CAA लागू होगा। पहले आपको कुछ बेसिक तौर पर बता देती हूँ कि ये CAA है क्या। सबसे पहले तो 3 पड़ोसी देश भारत के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से आने वाले गैर मुस्लिम धर्मों के लोग, जिसे आप कहते हैं परसिक्यूट होकर आने वाले लोग, यानी धर्म के बेसिस पर जिनके साथ कुछ भी बायसेस हुए होते हैं, वो लोग जब शरणार्थी बनकर भारत में आते हैं तो उनको अब नागरिकता दी जाएगी। और ये नागरिकता मिलेगी उन लोगों को जो 2014 से पहले भारत में आए हैं। दिसंबर 2014 से पहले भारत में जो लोग आ चुके हैं, अब उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि वो भारत के सदस्य कहलाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो बिल है ये पास हो गया था संसद से 2019 में ही। 2019 11 दिसंबर को संसद ने इस एक्ट को पारित कर दिया था, लेकिन अब जाकर इसे अनाउंस किया गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। जाहिर सी बात है कि चुनावी दौर में ये ऐलान हुआ है तो अब इस पर बवाल तो मचना ही है। तो मेरे साथ मेरे 2 कोलीग्स हैं, आयुष है, वर्षा है, और इस पर चर्चा करेंगे कि भाई बवाल होता है या नहीं होता है, क्या ये डिसीजन ठीक है, क्या ये डिसीजन जो इस वक्त लिया गया वो वक्त ठीक है। सारी चर्चा करेंगे। शुरुआत आयुष आपके साथ कर रही हूँ। आयुष, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या ये जो चुनाव से पहले लिया गया डिसीजन है, पॉलिटिकल एजेंडा बनेगा, डिस्कशन होंगे, और इसमें विपक्ष का अभी तक क्या रोल सामने है? बिल्कुल, ये चुनाव से पहले जो सरकार ने CAA लागू किया है, ये पूरा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, 370 उन्होंने हटवा दिया, नई संसद उन्होंने बना दी, अब क्या बचा? CAA, ये भी लागू हो गया। मतलब मोदी सरकार ये कहेगी कि हमने जो जो अपना मैनिफेस्टो में बताया था वो सब हमने लागू कर दिया है, यानी हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। अब इस पर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपोजिशन वाली, वो अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि हम बंगाल में इसको लागू नहीं होने देंगे, ये चुनावी लॉलीपॉप है, ये हिंदुओं और मुस्लिमों में बंटवारे के लिए किया जा रहा है, ये ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। इसके बाद ओवैसी कहते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन सीजन आएगा, फिर CAA रूल्स आएंगे, और उसके बाद उन्होंने वही कहा कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव है, संवैधानिक नहीं है, ये संविधान की भावना के खिलाफ है। इसके अलावा जयराम रमेश कहते हैं कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा ये पारित किया गया था, और इसके बाद भी मोदी सरकार को 4 साल 3 महीने लग गए इसको लागू करने में। और वो कहते हैं कि जहां मोदी सरकार कहती है कि हम अब बहुत अच्छे से काम करते हैं, मैनेजमेंट हमारा अच्छा है, तो फिर 4 साल क्यों लग गए? और ये आपने जस्ट चुनाव से पहले किया है कि आप हर मुद्दे को चुनावी रंग दे रहे हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे CAA हो, आप चुनावी रंग दे रहे हैं, लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हर पार्टी यही कह रही है, अपोजिशन पार्टी, कि BJP जो है या केंद्र की मोदी सरकार जो है ऐसे वक्त पर चुनाव से कुछ समय पहले, इसी हफ्ते जो है चुनाव की तारीख लग जाएगी, आ जाएगी, और उसके बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि वो पहले ही रिलीज़ होना था। और अमित शाह जी ने कई रैलियों में ये भी कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि हम लोग चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले CAA लागू कर देंगे। तो मतलब सरकार तो तैयार थी, और उससे पहले जो है पॉलिटिकल पार्टी, जो विपक्ष की पार्टियां थी, वो तैयार नहीं थी, वो उसको हल्के में ले रही थी। उस समय तो किसी का रिएक्शन नहीं आया। लेकिन अब जैसे ही अधिसूचना जारी हो गई, गृह मंत्रालय की ओर से ट्वीट हो गया, तुरंत जो है सारी पार्टियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। इधर कांग्रेस जो है वो अलग कह रही है कि अचानक से नहीं किया, वो लंबे समय से कह रहे थे कि हम लागू करेंगे, 24 में लागू करेंगे। और कई डिस्कशंस में जो है गृह मंत्री जी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस बारे में कहा। ठीक है, तो आयुष ने अभी हमें ये बताया कि पॉलिटिकली ये कैसा था। इससे पहले वर्षा के पास आऊँ, आपको कुछ और डिटेल्स बता देती हूँ। तो जैसा हमने बोला कि विवाद तो होना ही है, तो विवाद का कारण एक ये भी है कि मुस्लिम लोगों को बाहर रखा गया है, और उसके पीछे जो रीजनिंग है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो जब कोई भी शरणार्थी आता है तो इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है वो परसिक्यूशन पे है, जो रिलीजन बेस्ड परसिक्यूशन है। यानी आपके देश में अगर आपको धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप भारत में आ सकते हैं, और उसके बाद उन्हीं लोगों को जो 2014 से पहले इस क्राइटेरिया पर भारत के अंदर आए शरणार्थी बनकर,
उनको जो सरकार है वो नागरिकता देना चाहती है। लेकिन ऐसे में क्योंकि ये तीनों ही पड़ोसी देश मुस्लिम डोमिनेटिंग हैं, तो यहाँ पर मुसलमानों का रिलीजन बेसिस पर परसिक्यूशन होना एक तरीके से आप मान सकते हैं कि नहीं होगा। ये सरकार का तर्क है इसमें गैर मुसलमानों को देना ये सारी चीज़, यानी मुसलमानों को इस क्राइटेरिया से बाहर रखने का। लेकिन मुस्लिम पक्ष का हमेशा से ये टेक रहा, जब प्रोटेस्ट भी हुआ जिस समय ये आया, उस समय प्रोटेस्ट ये था कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स के अंदर भी कास्ट है जिनको लेकर रिलीजन परसिक्यूशन फेस करना पड़ता है। बहुत सारे अहमदी हैं जो पाकिस्तान में इसे फेस करते हैं, बंगाल में ऐसे बहुत सारे अहमदी हैं जो फेस करते हैं, यानी कास्ट की बेसिस पर मुसलमानों में भी ये चीज़ होती है और उनको भी इंक्लूड करना चाहिए था, ऐसा उनका टेक है। और इसीलिए इसे लेकर जो है लगातार बात की जा रही है कि इसको ऐड ऑन करना चाहिए था, इसे गैर मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं रखना चाहिए था। एक और अपडेट मैं आपको दे देती हूँ उसमें, जो पॉलिटिकल रिएक्शंस की आयुष बात कर रहे थे, तो संजय राउत ने भी ये बयान दिया है कि मोदी सरकार और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ देश को बांटने का काम कर रही है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष की तरफ से अब ऐसे रिएक्शंस आएंगे। अखिलेश यादव ने भी इसी तरीके का बयान दिया है कि मात्र मोदी सरकार के लिए चुनावी मुद्दा है और ठीक इलेक्शन से पहले इसको अनाउंस किया है। खैर, अब ये सारी बात हुई कि क्यों सीएए हुआ, लागू हुआ, नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं कि सीएए लागू होने के बाद देश में क्या हो रहा है। वर्षा, सबसे पहले तो ये बताओ कि सिक्योरिटी को लेकर क्या है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि बहुत लाउड प्रोटेस्ट इसको लेकर हुआ था, तो सरकार की तैयारी कुछ नजर आ रही है क्या फिलहाल? बिल्कुल सृष्टि, 2019 में जब इसको लेकर बातचीत हो रही थी, जब अमित शाह ने अपने भाषणों में और मोदी जी ने अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया था, तब जाके एक तूफान देखने को मिला था। और ये तूफान किस तरह से रंग ले लिया था वो हम सबने देखा था, जिसमें सेलिब्रिटी से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर सब जुड़ गए थे। और कोविड के बाद से फिर उसका खात्मा भी हुआ, खत्म हुआ वो चीज़। और अब ये घोषणा करने से पहले ये ज़रूर इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जगह जगह सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, किसी तरह का प्रोटेस्ट या जुलूस नहीं निकाला जाए। और जितनी भी गाइडलाइन जारी की गई है, आपने देखा होगा कि जितने भी मिनिस्टर्स इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं तो प्रॉपर गाइडलाइन के साथ करें कि ये है, इससे आपकी नागरिकता हम छीन नहीं रहे हैं, बल्कि जो क्लॉज है वो आप पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही कोई प्रोटेस्ट करिएगा। तो प्रॉपर मुझे लगता है इस बार जिस तरह से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, ठीक वैसे ही वो चीज़ करने की उस प्रक्रिया को लेकर आए हैं। और इसीलिए अलग अलग जगह पर पहले से ही जो पुलिस स्टेशन है उसमें ये बात कही गई है, रखी गई है कि आप थोड़ा सा पीस मेंटेन करके चलिएगा। और जगह जगह ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, क्योंकि आज सुबह से ही हमने देखा था कि हलचल मची हुई थी और सभी कह रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन है, पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ ज़रूर बड़ी बातें कहेंगे, जिस पर हम कयास लगा रहे थे कि शायद कुछ और लुभाने के लिए, चुनावी जो लुभाने के लिए वादे किए जाते हैं, शायद उसको लेकर भाषण या प्रक्रिया होगी। लेकिन ऐसा नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और कहते हैं ना कि मास्टर स्ट्रोक, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं मास्टर स्ट्रोक के लिए, वही आज उन्होंने खेल किया। और आपको बता दूं कि अगर जैसा कि सिक्योरिटी पर तो हमने बात कर ली, अब नागरिकता के लिए भी मैं आपको बता दूं कि नागरिकता कैसे मिलेगी, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने प्रॉपर एक पोर्टल जारी किया है जिसका ड्राई रन भी हो चुका है। जिनके पास दस्तावेज नहीं है, आधार कार्ड या पासपोर्ट नहीं है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी उस पोर्टल में दिया गया है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा डेवलपमेंट भी है, क्योंकि जब जिस समय सीए आया था उस समय ड्राफ्ट सबके सामने नहीं आया था, लेकिन इस बात को लेकर बहुत हलचल हुई थी कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है वो लोग क्या करेंगे। तो इस बार बहुत बड़ा ये भी एक अपडेट है कि दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे, खासकर जिनको नागरिकता मिलनी है। पहले मैं वो भी बता दूं कि 6 समुदाय कौन कौन से हैं जो गैर हिंदू समुदाय इसमें हैं। तो इसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, गैर मुसलमान जो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उनमें ये धर्म शामिल है। और दस्तावेज़ को लेकर मैं इसलिए मेंशन कर रही थी क्योंकि पहले ऐसी चर्चा हुई थी कि आसाम में जब सीए इम्प्लीमेंट होता है तो उसका एक अपना क्राइटेरिया होता है, और जब सीए की अनाउंसमेंट हुई तो उसी क्राइटेरिया से रिलेट करके लोग देख रहे थे, और इसी की वजह से बहुत मिसकम्युनिकेशन भी फैला था उस वक्त कि दस्तावेज नहीं होंगे हमारे पास तो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए, जैसा वर्षा ने बताया, कि वो भी सॉर्ट कर दिया है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो उनके पास क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। ये सब प्रोग्राम ड्राई रन भी इसका हो गया है और ऑनलाइन ये प्रक्रिया अब होगी, तो लोगों को काफ़ी आसानी भी हो जाएगी। खैर, बैक टू द पॉलिटिकल एंगल, क्योंकि चुनावी दौर है तो ये ज़रूरी है कि हम चुनाव से जोड़कर तो इस पर बात करेंगे ही करेंगे। आयुष, फिर मैं आपके पास आऊँगी। मेरा सवाल यही है कि क्या ये स्टेप
मोदी सरकार के लिए बून है या बेन, जैसे कहते हैं ना, ऐसा तो नहीं होगा कि उल्टा पड़ जाएगा, या क्योंकि आप देखिए नागरिकता देने का मतलब है आपको लोगों को जगह देनी है। ऑलरेडी देश में नौकरी को लेकर इतनी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन को लेकर इतनी प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि उल्टा ये दाव मोदी सरकार पर भारी पड़ जाएगा, या फिर इट विल टर्न आउट टू बी अ बून फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट। जहाँ तक मुझे लगता है कि मोदी जी को और बीजेपी सरकार को चुनावी मुद्दों के समय, चुनाव के समय ये ज़रूर पता है कि उन्हें कौन से मुद्दे उठाने हैं, कौन से नहीं उठाने हैं, और उन्हें यही पता है कि घोषणाएं कौन सी करनी, कौन सी चीज़ उनके फ़ायदे में जाएंगी। तो जैसे हमने पहले भी देखा था, जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद जो है जो जवाबी कार्रवाई की गई थी, उसके बाद जो है चुनाव हुए थे, और उसके बाद जो है धड़ल्ले से मोदी सरकार वापस आई थी। अब जो एक 2019 में जो प्रोटेस्ट हुए थे सरकार की शुरुआत में, नई जब दूसरे टर्म की सरकार आई थी, उस समय जो है जिसकी शुरुआत इसी सीए की शुरुआत प्रोटेस्ट से हुई थी। लेकिन अब जब सरकार का आखिर का समय आ रहा है, टर्म पूरा होने वाला है, चुनाव आने वाले हैं, इस समय जो है उन्होंने बड़ी पीसफुल तरीके से इसको लागू करवा दिया है। तो एक तरह से मतलब मुझे लगता है कि जब चुनावी रैलियाँ होंगी और भाषण दिए जाएंगे, उसमें यही मुद्दा उठाया जाएगा कि पहले भले ही भड़काऊ भाषण दिए गए हो, कुछ लोगों ने बरगलाने की कोशिश की हो, लेकिन जैसे ही सारी चीज़ें खाका तैयार हुआ तो सरकार ने जो है बहुत पीसफुल तरीके से सभी लोगों को, सभी समुदायों को एक साथ लेते हुए और इसको लागू कर दिया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कोई दिक्कत होगी या आगे इस पूरे सेटअप में कोई दिक्कत आएगी तो वो बाद में नोटिफाई होगी, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि इस तरह के जो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे आप सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है देश के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल शरणार्थी आए हैं, हमने ये देखा है कि सीमा से जो है घुसपैठ भी होती रही है, आतंकवादी भी घुसते रहे हैं। तो कहीं शरणार्थियों का रूप लेकर आतंकवादी ना घुस जाए, उसको लेकर के सरकार क्या स्टेप्स उठाएगी और उनको कैसे पकड़ेगी, कैसे फिल्टर आउट किया जाएगा कि कौन वाकई में शरणार्थी हैं और कौन जो है वो फर्जीवाड़ा करके या सेना को चकमा दे करके सीमा कूद करके देश में घुसपैठ कर रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। मुझे लगता है कि आयुष बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना कि कौन वाकई शरणार्थी है ये सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। लेकिन हाँ, ये देखने वाली बात रहेगी जब फुल ड्राफ्ट सामने आएगा और उसको देखा जाएगा कि आई एम श्योर उसके लिए भी कोई ना कोई उसमें ऑल्टरनेटिव ज़रूर दिए गए होंगे। लेकिन किस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा, किस बेसिस पर उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके क्लियर होंगी। लेकिन आई होप इस डिस्कशन के बाद आप लोगों को कम से कम ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर सीएए है क्या, सरकार इसको लेकर आई है, इस वक्त उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। चुनावी माहौल के दौरान जो ये नया अनाउंसमेंट या यूँ कह लीजिए कि सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, इसे लेकर क्या तूफान मचेगा, इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। लेकिन आपके अगर कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए। इससे जुड़े कई वीडियोस भी आज एबीपी लाइव की टीम ने आपके लिए बनाया है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप वो वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को वीडियोस के थ्रू। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।